रहमानी प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। फैज हमीद के मामले को इमरान खान से लिंक किया जा रहा है और इसमें खुद उनकी पार्टी पे कितना असर पड़ रहा है, कितनी मुश्किलात का सामना आगे तहरीक इंसाफ को करना पड़ेगा, ये अभी बाकी है फैसला होना कि कौन कौन इसके गिरफ्त में आएगा और किसके गिर्द जो है वो इस वक्त तंग होता जा रहा है। गहरा जो उसमें दायरा है उसमें कौन कौन शामिल होगा। इसके अलावा प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामला कुछ ठीक तरह से हमें नजर नहीं आ रहे। पहले कहा जा रहा था जनाब के भुट्टो साहब की जब फांसी हुई थी तो उस वक्त उनकी पार्टी में भी कुछ अख्तलाफात थे, लेकिन शायद उस वक्त मीडिया का दौर नहीं था या चीजें इतनी ज्यादा खुल के सामने नहीं आती थी। लेकिन इस वक्त केपी में होने वाली करप्शन और खुद भी तहरीक इंसाफ के पुराने जो साथी थे वो इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में शदीद टूट फूट है। एक आम सी बात है कि अगर किसी का लीडर जेल की सलाखों के पीछे होगा तो ये तमाम मामला चलते रहेंगे। लेकिन क्या ये हम कह सकते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के बानी इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे हैं तो क्या कोई और नहीं है उनकी पार्टी में जो इस वक्त इन तमाम मामला को देख सके? और इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि उनकी पार्टी बड़ी स्ट्रांग है और आगे उनकी जनाब नुमाइंदगी बड़ी स्ट्रांग है, तो क्या ये बात ठीक है या जेल में ये बातें पहुंचाने वाला कोई नहीं है कि उनकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है? जबकि वो मीडिया में भी इस वक्त इतने इन हैं कि उनकी तमाम चीज़ें लोगों के सामने आती हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ियों के वफ्द से उनकी मुलाकातें जेल में भी हो रही हैं और मुख्तलिफ रहनुमा उनसे मिलने भी जाते हैं। तो क्या वो ये बात नहीं जानते कि उनकी पार्टी के अंदर क्या अख्तलाफात हो रहे हैं? शेर मरवत साहब का की मुलाकात होती है और मुलाकात में ये कहा जाता है जनाब पहले के तमाम अख्तलाफात को भुला दिया गया है और फिर से जनाब तमाम चीज़ें वापस शुरू होंगी। एक तरफ तो वो उनका रूठा हुआ साथी जो इन्हीं वजूहात की बना पे उनसे दूर हो गया था वापस से मैदान में आने के लिए तैयार है और एक जलसे का भी ऐलान किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनके बहुत पुराने साथी भी छोड़ के जा रहे हैं। भुट्टो साहब के वक्त बिल्कुल सिनेरियो चेंज था, दोनों का मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन तारीख में एक ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर हमारा जेल की सलाखों के पीछे था। क्या उस वक्त उनके बहुत करीबी लोगों ने उनका साथ दिया था या छोड़ दिया था? ये अभी सोचना ज़रूरी है कि वाकई ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। और अभी जो सिचुएशन है, क्या हम उस सिचुएशन को, हम केस को तो हम नहीं मिला सकते। बहरहाल चूंकि 9 मई एक बिल्कुल ही डिफरेंट केस है और भुट्टो साहब वाला केस बिल्कुल डिफरेंट था। ये अलग बात है कि 40 साल बाद हम ये मानते हैं कि जनाब वो केस गलत हुआ था। इस पे बात करेंगे और प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कुछ पंजाब में क्या हो रहा है बिजली की कीमतों के हवाले से। मुस्लिम लीग नून से बात करेंगे किस किस्म की स्ट्रेटजी है और क्या मुस्लिम लीग नून सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद होकर रह गई है, और जो कुछ नवाज शरीफ साहब को पब्लिक की तरफ से बातें सहनी पड़ रही हैं और जो रिएक्शन सामने आ रहा है तो इससे हम ये समझें कि मुस्लिम लीग नून की हैसियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर वाकई ऐसा है तो क्या पीटीआई के बाद या आप कोई भी जितनी भी सियासी जमातें हैं उसमें कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपना मकाम कायम रख सकेगी? अगर फैज हमीद वाले वाकये में वाकई पीटीआई का कोई कसूर सामने आता है और ये जो मास्टरमाइंड की बहस हो रही है इसमें वाकई बानी पीटीआई का कोई किरदार हमें सामने नजर आ जाता है, तो उसके बाद पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसकी हमें लीडरशिप नजर आएगी? क्योंकि मुस्लिम लीग का अंजाम भी हमें बहुत जल्दी नजर आ रहा है। और कुछ बात करेंगे कराची के इलाके कारसाज में जो हादसा हुआ है और लोगों की हलाकतें हुई हैं उस पर भी कुछ बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन काजमी साहब, आप तजियाकार हैं, सब प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे रिजवान खानजादा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब का ताल्लुक है, और साथ साथ आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे। मोहसिन काजमी साहब आपकी तरफ आते हैं। एक तरफ इमरान खान साहब की पार्टी है, बानी जेल की सलाखों के पीछे हैं और इस वक्त पार्टी में अख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं, जबकि एक बड़ा सिनेरियो इस वक्त सामने ये है कि खुद फैज हमीद वाले केस में कहीं ना कहीं ताने बाने इमरान खान से जोड़े जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं पूरी सिचुएशन को और पार्टी की सूरत हाल पे आपका क्या तज्जिया है? अच्छा देखिए, पार्टी के अंदर जो खबरें हैं मैं समझता हूँ वो 5% ही कह सकते हैं आप उन्हें, इससे ज्यादा नहीं है। और ज़ाहिर मुखालिफिन को मौका मिलता है वो उसको उछालते हैं और ये इख्तिलाफ उसूली तौर पर किसी हर पार्टी में होता है, लेकिन बाहर नहीं आना चाहिए। जिसको पार्टी से इख्तिलाफ है जाके अंदर बात करे, अपना फैसला करे। लेकिन इससे बात ये कि पीटीआई को थोड़ा सा एक नुकसान ये पहुंचता है कि वो जो एक तहरीक चला रही है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की हुकूमत होना चाहिए और इसके अंदर सिविल या सुपरमेसी होनी चाहिए, ये तहरीक के अंदर जो उनके मुखालिफ हैं वो बड़ा फायदा उठाते हैं। मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है कि जो लोग
पीटीआई के अंदर जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा होता रहता है। ये भुट्टो साहब के जमाने में बड़े बड़े लोग चले गए थे, कौसर नियाजी उसके अंदर गए, जतोई साहब उसके अंदर गए, मुमताज अली भुट्टो चले गए, मुस्तफा खर चले गए, भुट्टो अपनी जगह रहा। तो ये कुछ नहीं होता यार, पार्टी के अंदर होता है, इसकी तो कोई अहमियत नहीं। हाँ, एक बात है, चूंकि पीटीआई बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पीटीआई की मैंने देखा कहीं नहीं है, और पीटीआई अभी तक ये फैसला कर नहीं सकी कि सूबे को कौन शख्स चलाए। एक मिसाल देता हूं कि 12 करोड़ आबादी का पंजाब है, पंजाब में जिसकी हुकूमत होती है उसी की इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, ये याद रखिए। अब पंजाब के अंदर अभी तक आप एक भी ऐसा आदमी नहीं ला सके जो उस पार्टी को बहुत मुतहर्रिक कर सके। मेरी नजर में एक साहब हैं शेख वकास, आप उन्हें लाइए, पंजाब से ताल्लुक है उनका, आप उनको बनाइए। किसी को आप केपीके से लाकर पंजाब में लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा, उनको नहीं होगा। और ये जो मुरव्वत साहब हैं ये केपीके के, उनको केपीके का काम दीजिए। इसी तरह कराची के अंदर अभी तक मैं देख रहा हूँ, सॉरी ये सिंध के अंदर हमारे हलीम आदिल साहब चलाते हैं इसको, लेकिन मैंने देखा से एक ही नाम है हलीम आदिल साहब, दूसरा नाम तो मुझे आज तक सुनने को आज तक नहीं आया। तो इनको इन बातों पर तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर आपके मकासद पूरे नहीं होते। अब ये 22 अगस्त को देखिए जलसा होने वाला है, और मुझे तो लग रहा है कि हुकूमत तो ये जलसा नहीं करने देगी। मेरा ख्याल है कम से कम जो है 60% चांसेस है कि नहीं करे। अब जबरदस्ती ये कर गए तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। सर एक और बात जो आपका एक टॉपिक है और आपकी जो फील्ड है उसके मुतालिक कर लेते हैं। इंडिया का अखबार कल एक न्यूज़ छापता है फैज़ हमीद साहब के हवाले से ख़ास तौर पर, और बुशरा बीबी के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। वो ये कहता है कि ख़ास तौर पर ऑन रिकॉर्ड है, किसी को देखना हो तो इंटरनेट पर जाके देख सकते हैं, वो बहुत मशहूर इंडिया का अखबार है, उसमें खबर आती है कि फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक जो है इस तरह से है कि वो बुशरा बीबी को जो बातें करते थे वो फिर इमरान खान साहब को बात किया करते थे, और बुशरा बीबी इमरान खान साहब को करती थी और कहती थी कि जनाब ये उन्हें गैब से पता चला है, और ये उनकी जो जिस तरह से उनको पीर नहीं कहा जाता है। और उसके बाद इमरान खान साहब उस पर जो है वो आंखें बंद करके एतकाद करते थे और चीज़ें ठीक भी हो जाती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं, जैसे तोशा खाना केस है या फैज़ हमीद साहब का केस है, मास्टरमाइंड होना केस है, और फिर 9 मई में अगर आप देखें तो फौजी तनसीबात का हर किसी को तो नहीं पता होता, जाहिर सी बात है पीछे से एक मैपिंग हुई है, कहीं ना कहीं तो बात हुई है। क्या इमरान खान साहब इतने सीधे हैं कि उन्हें ये तमाम चीज़ें कोई और करवाता रहा है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो न्यूज़ देना हो, चाहे वो 9 मई की प्लानिंग्स हो, और इमरान खान साहब खुद ठीक है लेकिन बाकी सारे लोगों ने उनके साथ खेला। लेकिन अगर हो भी गया ऐसा तो अभी भी इमरान खान साहब के में वो तहम्मुल हमें नज़र नहीं आता जो जेल की सलाखों के पीछे रह के अभी चीज़ों को बेहतर करते हुए हमें दिखाई देता था। तमाम मामलों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, खान साहब की एक बात मैं आपको ये बताऊं कि खान साहब बिल्कुल मर्दम शनास नहीं है। उनका कोई ऐसा तजुर्बा मैंने नहीं देखा उन्हें सोचा हो कि इस आदमी को ये काम दिया जाए। जब उन्होंने पंजाब में अपना चीफ मिनिस्टर लगाया था वहीं हमने देख लिया था कि खान साहब की सोच कितनी है, और वो जाहिर है वो लगा बीबी के कहने के ऊपर है, बीबी बुशरा साहिबा के कहने के ऊपर, उस पार्टी के कहने पे लगा। खान साहब को नहीं लगाना चाहिए था, बहुत बड़ा नुकसान उठना था। और 2019 में मैंने अखबार के अंदर बयान दिया था कि खान साहब बहुत नुकसान उठाएंगे, वो हुआ। आज कहाँ है वो? है ही नहीं, वो चीफ मिनिस्टर नजर भी नहीं आते। अब आइए दूसरी बात, इस वक्त ये कहना कि जनरल फैज हमीद रिटायर्ड से या DGISI से बुशरा साहिबा के बातचीत होती थी, ये कोई हैरानगी की बात मुझे नहीं लगती, इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर की बेगम थी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर की बेगम होने से पहले अगर बात के ताल्लुकात होते तो शायद हम आज ज़ेरे बहस लाते। तो आज उनसे भी हो सकता है, कभी मरियम से भी बात हुई है, हो सकता है कभी किसी और से भी बात हुई है, ये तो कोई हैरत की बात नहीं है बात। लेकिन एतकाद जो था उनका वो तो हम देख चुके थे, जिस तरह से जिन चीज़ों पे वो एतकाद थे करते थे हमने उनको देखा भी, बहुत लोगों ने एतराज़ भी किया। पंजाब में हमने उनको एक दरगाह पे भी हमने देखा उनको, कुछ का अकीदा होता है कुछ का अकीदा नहीं होता, एतराज़ अपने अपने अकीदे की बात है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, हमें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन खान साहब की आदत तो है ये कि स्पिरिचुअली किसी चीज़ पे बहुत वो अंदर बिलीव करते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये, खान साहब एक बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ है उन्होंने, और बड़ा तजुर्बा है, दुनिया के लोगों में बैठे हैं। लेकिन
मजहब और दीन के मामले में मेरी नजर में वो सिफर थे। अब उनका ताल्लुक हो गया एक ऐसी खातून के साथ जो अपने आप को रूहानी कहती हैं, माशाल्लाह हिजाब भी करती हैं, तस्बीह भी होती है, अमलियात भी होते हैं। अब ये ऐसा आदमी जिसको दीन का कुछ पता ही नहीं है, वो उसका एतिकाद कमजोर होता है। उन्हीं ने कहा देखिए मैं आपको दरगाह पे लेगी, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। इन सब जब आप सिलेक्शन करें तो मुझसे पूछें किसका पहला नाम हर्फ क्या होगा, ये होगा, ये सब चीजें चली है, मुझे सब पता है। आइन का लफ्ज उन्हीं ने सादा इस्तेमाल किया कि जिसके नाम में आए ना उनको आप सेलेक्ट कीजिए। खान साहब को ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। खान साहब ने सोचना था, पहली बेगम उनकी रेहा जो थी उनसे, उस रेहा की साहिबा के बाद तजुर्बा हासिल कर लेना था। जब ये इनसे शादी हुई थी, इनको किचन तक लिमिट रखना चाहिए थी, घर तक इनके इन मशवरों पर अमल नहीं करना चाहिए। आज भी खबर आई है, वो देखिए आप जो वो तो शेखाने वाली, आज भी तो वो शबीबी के नाम से आ रही है ना। कुछ खबरें ऐसी हैं जो माजरत के साथ, मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, मुझे किसी खातून को डिस्कस करना प्रोग्राम में बहुत बुरा लगता है। किसी के एतकाद के ऊपर बात करना, अकीदे पे बात करना बहुत बुरी बात है। लेकिन जितनी खबरें आ रही हैं उसमें ये साबित होता है कि बहुत चीज़ों पे खान साहब का खुद इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों में उनको फंसाया गया। छोटी सी बातें रेहाम खान के हवाले से बात होती है, उनसे पहले जो है जमाइमा साहबा के बारे में बात होती है, जमाइमा साहबा के फैमिली के हवाले से या उनको जो कितना पैसा मिलना था, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अगर एक शख्स नहीं करप्शन करना चाहता था तो उसने नहीं किया था। ये तमाम चीज़ें सामने हैं कि चीज़ें फिर गलत क्यों हुई। ऑन रिकॉर्ड करप्शन भी है, या तो ये आप कह सकते हैं जो साइनिंग अथॉरिटी उसकी गलती है, चाहे उसने मासूमियत में किया या कुछ भी किया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जरूर बनती है। और बिशरा बीबी के हवाले से साकिब निसार के साहबजादे की ऑडियो लीक आना, जुल्फी बुखारी साहब के साथ बात होना, या फिर जो सोशल मीडिया हेड थे इसके पीटीआई के, उनसे जो गुफ्तगू हुई वो कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं थी, जिसको आप ऑन रिकॉर्ड ये कह सकते हैं कि किसी मैच्योर गुफ्तगू की तरफ जाएंगे। और फिर अंगूठी वाला मामला हो, घड़ी वाला मामला हो, या तोशाखाना की और चीजें हो, ताने बाने मिलते हैं बुशरा बीबी से, चाहे वो पंजाब के गवर्नर का वजीर आला का मामला हो, साबिक वजीर आला का, या फिर फराग गोगी का मसला हो। तमाम चीजों में ऑन रिकॉर्ड बात है कि कहीं ना कहीं खातून अव्वल, साबिक खातून अव्वल इन्वॉल्व थी। आगे चलते हैं जनाब, रिजवान खानजादा मेरे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। रिजवान खानजादा साहब, दो बातों पे आपसे बात करेंगे। एक तो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के हवाले से, दूसरा हम कारसाज में जो अभी वाकया हुआ है उस पे हवाले से बात करेंगे। पहले आप बात कीजिएगा जो अभी सुबह से टेलीविजन न्यूज़ पे हम बार बार देख रहे हैं कि केपी में करप्शन के भी मसाइल हैं और अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं उस वक्त जबकि आपके बानी एक जेल की सलाखों में पीछे हैं और पीटीआई पे एक बुरा वक्त भी है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सना गौरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने पार्टी का मौक़िफ़ अदा करने का मौका दिया मुझे यहाँ पर। बात यह है कि जी करप्शन पाकिस्तान जब से बना है हम यही स्टोरी सुनते हैं जी, करप्शन करप्शन और करप्शन। कई सियासी लीडरों को करप्शन के बहाने जेलों में डाला गया, करप्शन के इल्जामात लगे, सजा किसी को नहीं हुई। आज कोई सदर है, कोई वजीर आजम है। अपने मकासद पूरे करने के लिए जिन जिन लोगों ने सियासी लीडरान के साथ ये सब कुछ किया होगा, तो जाहिर बात है इसी तरह का जो चक्कर चल रहा है वो पीटीआई के साथ चल रहा है। अगर करप्शन है तो आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अगर आप समझते हैं, हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है तो एफआईए नेब जो है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के पास है, जो करप्शन कर रहा है उन्हें आप गिरफ्तार करें। किसी भी करप्शन करने वाले वजीर, एमएनए, एमपीए, काउंसलर, चेयरमैन के साथ पीटीआई नहीं खड़ी होगी और इमरान खान साहब करप्शन के खिलाफ हैं। अब आप आ जाएं हमारे इख्तलाफात के ऊपर। पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है, किसी का किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, कोई ग्रुप बंदी नहीं है। एक क्लियर जो मैसेज दिया गया है, जिनके लिए ये मैसेज था उन्हें हमें सवाबी के जलसे में उनको हमने मैसेज दे दिया। दूसरा मैसेज इंशाअल्लाह ताला 22 अगस्त को हम देंगे। हम बताएंगे कि हमारे पर उंगलियां उठाने वाले, हमें बुरा कहने वाले, हमें कमजोर कहने वाले, हमें मम्मी डैडी कहने वाले आज कहां खड़े हैं और पीटीआई कहां खड़ी है।
ठीक है सर, आगे हम बात कुछ करेंगे आपसे, क्योंकि कराची में एक बड़ा दिल खराश वाकया हुआ है। खातून की वजह से जो है एक लोगों की डेथ भी हो गई। आप भी इस तमाम सिनेरियो को जानते हैं, क्या कहेंगे इस मामले पे? बहुत अफसोस, दिल खून के आंसू रोता है जब मैं इन सहूलतकारों को देखता हूं तमाशाई बने हुए। मैं कल रात जिन अस्पताल में 4 बजे तक मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से सारा तमाशा देखा है। सिंध हुकूमत के डॉक्टर, जरदारी की पुलिस सहूलतकार बनी हुई थी। एक नशेई औरत को उसके पास जो नशा था वो 3 तरह का नशा था। एक वो नशा जो उसने किया हुआ था, एक वो नशा जो उस वक्त उस पे चढ़ चुका था, एक वो नशा जो उसके दौलत का था। उसने तीनों नशों का फायदा उठाते हुए इस घराने की और ऐसे घराने की वो मुस्तकबिल की बेटी जो जिसको जिसके बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से पालते 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 BBA MBA कराने के ख्वाहिशमंद हजरात उसको देख रहे थे, और इस बदमस्त हाथी की मैं क्या कहूंगा माजरत के साथ, इसने उस बच्ची को कुचल दिया। CCTV सबके सामने मौजूद है। ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। एक मिनट सना गौरी साहब, एक मिनट। नहीं सर, मैं इतना पूछना चाह रही हूँ, क्या वो नशे में खातून थी? सना गौरी साहब, ये सबको पता है कि नशे में थी या नहीं थी। उसकी फुटेज, उसकी वीडियो में 4 बजे तक जिना में था, 20 नंबर वार्ड 2nd फ्लोर न्यू बिल्डिंग के अंदर उसकी खातिर तवाजा की जा रही थी। उस खवातीन के नशे उतारने के लिए उसको ड्रिपें लगाई जा रही थी। मैं आई विटनेस हूँ, मैं टीवी पे बैठ के बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये मेरी वहां पर लड़ाई हुई है, मुझे सिक्योरिटी गार्ड के जरिए बाहर निकलवाया गया है। मैंने वहीं से जो है अपनी एक वीडियो बयान चलाया जो चल रहा है कि मैं 4 बजे जना सवाल में खड़ा हूं। लेकिन अफसोस ये नहीं, हादसा होते हैं, मौत होती है, कत्ल होते हैं, लोग मरते हैं, माफीनामे भी होते हैं। मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, बात आगे चली जाएगी। मैं एक जिम्मेदार सहाफी की हैसियत से आप टीवी स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, चूंकि मैं इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसी चीज प्रूव हुई है, और अगर ऐसा था और प्रूव नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रूव होना चाहिए था। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। आइस के नशे में वो औरत मौजूद थी, आइस की नशा करती है, और 72 दिन तक आइस के नशे का टेस्ट जो है वो करवा लें आ जाता है। 72 दिन, 72 डेज इसकी रिपोर्ट तब्दील की जा रही है। डॉक्टरों को खरीदा जा रहा है, पुलिस को खरीदा जा रहा है, बल्कि खरीद चुके हैं। कल रात से ये लोग खरीद चुके हैं। ये आप ये देखें, मुझे एक जख्मी है FIR में, तो उस जख्मी को भी आपने बहादुराबाद थाने में रखा हुआ है ताकि वो मीडिया से बात ना कर सके। वो जख्मी मीडिया से बात नहीं कर पा रहा, जख्मी को थाने में रखा हुआ है। उसके बाद एक चीज और बताता हूं मैं आपको, बड़े मजे की चीज है सना गौरी साहब, सुनिएगा आप। सुबह रिमांड में पुलिस उसको अदालत में पेश नहीं करती। पुलिस कहती है जी उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, इसलिए हम इसको जज के सामने पेश नहीं कर सकते। यहां पर किसी गरीब की बेटी होती तो उसको हथकड़ियां लगाकर ये पुलिस अदालत में लेके आती, लंगड़ी होती तो एम्बुलेंस में लेके आती, व्हील चेयर पे लेके आती, लेकिन उसको अदालत में पेश करती। ये अरबपति की बहू है, अरबपति की बीवी है, अरबपति की बेटी है, इसलिए इसको अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया जा रहा। अफसोस इस बात का हो रहा है, अफसोस ये नहीं है कि हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, ये अफसोस नहीं है सना गौरी साहबा। सिर्फ अफसोस इस बात का है कि हमारे इदारे सहूलतकार बन गए, ये दुख हो रहा है। बहरहाल मेरे लिए एक शॉकिंग बात न्यूज़ है, और मैं इसलिए इस पे कमेंट नहीं कर सकती। मुझे बहुत ज़ाती तौर पे अफसोस है तमाम मामले का, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है कि ये बातें अगर रिपोर्ट में नहीं शामिल की जाती हैं, और अगर ये पुलिस कार्रवाई से दूर की बात है, तो हम तो ये टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के हम यही कह सकते हैं, लाइव शो भी हमारा चल रहा है, तो जनाब इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। जिस तरह से अभी रिजवान खानजादा साहब कह रहे हैं कि वो आई विटनेस है, तो मेरे ख्याल है कि तमाम कार्रवाई में रिजवान खानजादा साहब से भी पूछगछ होनी चाहिए। मुझे इतना बड़ा दुख हो रहा है कि इस सिंध के IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, ईमानदार आदमी, उनके सर के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आंखें खोलें, कौम आपको देख रही है। ये कत्ल है, कत्ल, ये कत्ल खता नहीं है, इसको कत्ल खता ना कहें आप, ये कत्ल है, ये एक बच्ची का कत्ल है। उसकी माँ से पूछे, मैं घर पे गया हूं उसके, आज मैं उसके जनाजे में गया हूं, आज
मैंने वहां मीडिया के सामने बात की है, बताया है उनको कि क्या होता जा रहा है, क्या हो रहा है। ये पैसा फेंका जा रहा है, गरीबों का खून खरीदा जा रहा है। कब तक आखिर ये कराची के लोग डाकुओं के हाथों मरेंगे, इन अरबपतियों के हाथों हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जो है वो गाड़ियों के नीचे आएंगे और ये पुलिस पैसे ले लेगी। ये डॉक्टर साहिबान जो है वो एमएल बना देंगे, झूठी रिपोर्टें बना देंगे। आपको नहीं पता, आप टीवी एंकर हैं, आपके इल्म में होना चाहिए, 5,000 रुपए दो तो यहाँ रिपोर्ट तब्दील हो जाती है। किसी गरीब के बच्चे को ये हथकड़ियां लगा के ले आते हैं, गरीब की बेटी को ये नकाब भी पहनने नहीं देते हैं, उसको ये सड़कों से लाके रक्शे में बैठा के अदालत में पेश करते हैं। आपको क्या वो गरीब की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बीवी नहीं है? आपने सिंध पुलिस के हवाले से या सिंध गवर्नमेंट के कुछ आला लोगों का नाम लिया है, तो क्या आपकी बात इल्म में है कि शर्जील मेमन साहब खुद जो है वो ये नशे के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और खास तौर पे उस पर पूरी सिंध काबीना ने बात की है और अभी नहीं 6 महीने से मामला चल रहा है कि वो एक खुली जंग पे हैं इस हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शर्जील मेमन साहब को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने ये सोचा कि इस कराची से नशा खत्म होना चाहिए। माशाअल्लाह से आप अपना रिपोर्टर और कैमरामैन भेजें और उस कैमरामैन साहब को मैं साथ लेके जाता हूँ इस कराची की गलियों में और मैं दिखाता हूँ कि कितना नशा शर्जील मेमन साहब खत्म कर चुके हैं और कितना नशा बिक रहा है। हमारे गली गली के अंदर आइस बिक रही है, गली गली में गुटखा मावा बिक रहा है, गली गली में चरस बिक रही है। और आप कह रही हैं कि वो मुहिम चला रहे हैं। माशाअल्लाह, वो मुहिम कहाँ चला रहे हैं? अपने घर में चला रहे हैं, बंगले में चला रहे हैं, बिलावल हाउस में चला रहे हैं, या कहाँ चला रहे हैं? हमें नजर नहीं आ रही कि वो मुहिम कहाँ चल रही है। कराची प्रेस क्लब में कैमरों के सामने कही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इससे महफूज नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो एक मैसेज क्या है वो ये है कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे जिसमें इन्वॉल्व हो गए, सबसे पहले उनके पहले स्टेप में उनके लिए काम हो रहा है कि जनाब किस तरह से बच्चों को इससे दूर रखा जाए। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसका भी ताना बाना वहीं से। सना गौरी साहबा, जो दोगे वो लौट के आएगा, ये अल्लाह का निजाम है। अगर आज मेरी नस्ल खराब होगी तो मेरी माँ के दिल से बदवा निकलेगी और वो बदवा उनके घर तक जाएगी जो पीने वाले, बेचने वाले और बिकवाने वाले होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि अगर इतना बड़ा प्रोफाइल केस है ये, तो जहां तक मैं आपने सिंध पुलिस का जो नाम लिया और जिन अफसर का आपने नाम लिया, पर्सनली हम भी जानते हैं कि नहायत शरीफ इंसान है और चीज़ों को समझने वाले इंसान है। तो क्या आपको लगता है कि जो ये लोग होते हैं ये भी प्रेशर में आ जाते हैं और इन्हें भी मजबूरन ये तमाम लोगों का साथ देना पड़ता है? जो किस्सा आप सुना रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि उन्होंने नहीं साथ दिया है और प्रेशर आ रहा है उन पे। कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा पैगाम है इस बात में आपने समझने वाले के लिए, समझने वाले के लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान खानजादा, आप मेरे साथ मौजूद थे। मोहसिन काज़मी साहब, ब्रेक पे जाने का वक्त हो रहा है। बात करना चाह रही थी लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं खुद इस पोजीशन में नहीं हूँ कि स्क्रीन पे बात कर सकूँ। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, सहाफत पेशा है पैगंबरी है, तो हम भी मजबूर हो जाते हैं और अपने आप से भी सवाल हमारा होता है कि अगर वाकई ऐसा कुछ है कि एक नशे की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है इस हवाले से, तो मैं इस वक्त कोई कमेंट नहीं कर सकती। हमारे मेहमान गिरामी की राय जो है उनकी हद तक महदूद है। मेट्रो न्यूज़ का उससे ताल्लुक होने का ज़रूरी नहीं है कि हम उससे मुत्तफ़िक हों। हम मेहमानों को लाते हैं, हम अपनी राय का इजहार ज़रूर करते हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मोहसिन काज़मी साहब क्या तबसरा करेंगे कारसाज केस पे? किस पे? कारसाज वाले केस पे आप क्या तबसरा करेंगे? ये देखें, एक बात सुनिए, इस केस को आप इसी तरह देखिए, ये एक्सीडेंट कहलाता है, ये इंसिडेंट नहीं है। जो पर्पजली होता है या जिसकी होप होती है कि ये वाकया हो सकता है, वो जंगों में होता है, इंसिडेंट कहते हैं। और ये हुआ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किसी वक्त भी किसी के साथ भी हो सकता है, गैर मुतवक्के कोई वाकया। और ये एक्सीडेंट होने की दो ही वजूहत होती है, या अनसेफ कंडीशन में आप चले जाए या अनसेफ एक्शन कर ले। अब ये खातून जो ड्राइव कर रही थी, पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि वाकई वो नशे में थी या नहीं। अगर वो नशे में थी तो आप यकीन जानिए केस उनके हक में चला जाएगा कि हम तो नशे में थे, हमें होश ही नहीं था। और अगर नशे में नहीं थी, बाकी जो दफात लगनी है वो तो लगेंगी। लेकिन बात ये कि उन्हीं ने जानबूझकर तो नहीं मारा ना, एक सेकंड, जानबूझकर तो उसने नहीं मारा।
लेकिन होशवास नहीं थे। तो पहला मुकदमा तो ये बनना चाहिए उनके लवाहिकीन को ऊपर कि अगर आप ये जानते थे कि आपकी ये खातून नशे करती है तो आपने इनको गाड़ी क्यों दी, क्यों अलाउ किया इनको? इस किस्म के लोगों को नहीं करना चाहिए था। इनका नशे का इलाज कराए, उसके बाद अलाउ करें। तो दूसरा ये कि हादिसा तो अभी ऑन रिकॉर्ड जो मेरे पास इनका आ रहा है और वो मेरे पास रखा हुआ है ऑन रिकॉर्ड, वो चीज वो ये कह रहे हैं कि जनाब चूंकि उनको गाड़ी ले जाने का मना था लेकिन वो घर से बगैर बताए गाड़ी लेके निकली थी। बेशक बेशक देखिए हादसे हो जाते हैं। मैं जिसकी जान जिसके घर से मैयत उठी है ना वो ही जानता है, कब्र का हाल मुर्दा जानता है वाली बात है। जिसकी चोट पहुंची है उसी को पता है घाव कितना है। हम यहाँ पे तबसरा कर सकते हैं, हम इतनी बातें कर रहे हैं। मुझे ये बता दें, क्या हम हादसा होने का इंतजार करते हैं? ये मुझे कराची के आम लोग बता दें, कराची में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पाँव जो है वो बाइक चलाने तक नीचे तक पहुंच नहीं रहे, ब्रेक में उनको आपने बाइकें दी हुई हैं। बताएं ना मुझे कितने लोग हैं, कितने नौजवान बच्चे इसी वजह से मरे हैं, इंतकाल हो गया, घरों से जो है वो लाशें उठी हैं कि जिनको आपने बगैर तरबियत के छोटी छोटी उम्रों में आपने जो है वो बाइकें दे दी, सर फट गए पूरे, इतनी बुरी मौतें हुई हैं, अल्लाह माफ करे। और कितनी ऐसी खवातीन हैं या कितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में आपने गाड़ियां दे दी हैं, उनको गाड़ियां चलाना भी नहीं आती हैं। आप मुझे बताएं कराची का जो ट्रैफिक है इस वक्त, आप समझ सकते हैं कि कोई ये पढ़े लिखे लोगों का और ये अखलाकियात रखने वालों का ट्रैफिक है। मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ, मैं सुबह शाम गाड़ी चला के आती हूँ। कहते हैं कि अगर किसी कौम को पहचानना हो, उसकी अखलाकियात को पहचानना हो तो उसकी ट्रैफिक को देख लो। मैं सिर्फ कराची वालों से बात कर रही हूँ इस वक्त। आप मुझे बता दें कि आप में और मुझ में कोई अखलाकियात बाकी है? आप सड़कों पे जाके हाल देखें, हम सब अपनी जान को हथेली में रख के जो है वो गाड़ी चला रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो वो किसी और की जान का नुकसान, हमारी जान को नुकसान। उस महंगाई की दौर में जो गाड़ियों को नुकसान, वो एक अलग चीज है। इसमें हम कितने कसूरवार हैं? अगर हमें गुर्बत मिली है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तफरी के नाम पे हम अपनी औलादों को गाड़ी और बाइकों की चाबी देके कहें कि मैं अगर गरीब हूं तो मैं दूसरों का नुकसान करके मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाना नहीं समझते और समझते हैं कि आप इस तरह से बदला ले लेंगे। आज मुझे बता दें, कराची में जो डकैतियां हो रही हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं थोड़ी सी जज्बाती हो रही हूं। हम कहते हैं बाहर वाले लोग आके कर रहे हैं। मुझे बताते हैं कितने कराची के लड़के हैं जिनके माँ बाप को ये नहीं पता कि वो डकैतियां कर रहे हैं। आप दिल पे हाथ रख के मुझे बता दीजिए ना कि कितने ऐसे लड़के हैं कराची के घरों में कि जिनके माँ बाप को ये नहीं पता कि डकैती कर रहा है उनका बेटा। क्यों जनाब? और वजह क्या है कि आपके पास खाने को नहीं है या आपके जो हालात खराब है। मानती हूँ हालात बहुत खराब हैं, हालात पे तवज्जो देनी चाहिए। माशी तौर पे हम एक जवाल का शिकार हैं, लेकिन क्या यही हल है कि हम जो है गलत तरीके पे जाएं? क्या हमारी अखलाकियत इतनी गिर गई है? सर आप बात कीजिएगा। बस ये बात सही है। अभी मैं इत्तिफाक से एक प्रोग्राम में था 12 अगस्त को ना, एंटी नारकोटिक्स फोर्स का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा, एक अच्छा इदारा है और ये आर्मी के अंडर में आता है और बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा काम करते हैं। अब मसला ये है कि इतनी इनके पास भी मैं समझता हूँ फोर्स नहीं है जितनी फोर्स जो है ये मंशियात को पकड़ने के लिए। मेरा एक मशवरा है, मंशियात पीने वालों को बात पकड़े, पहले जहां से ये मंशियात पैदा की जा रही है उनको आप पकड़े। ये बॉर्डर से आती है, हमारे कराची में नहीं बनती, तो कराची के बॉर्डर पे क्रॉस कैसे हुई? तो आपका बॉर्डर महफूज नहीं है। एक जमाने में बाकायदा फोर्सेस होती थी, सूबाई बॉर्डर के ऊपर लगाई जाती थी, वो आप लगाइए, आप गुड गवर्नेंस कीजिए। यहाँ तो मैं क्या अभी वो मिसाल दे रहे थे हमारे एक मिनिस्टर साहब की सिंध के, मैंने देखा कि जब वो मंशियात के खिलाफ मुहिम चलने का आगाज किया तो उन्हीं ने आके टीवी पे कहा होशियार हो जाओ, अब हम मंशियात के खिलाफ ये करेंगे, अब वो करेंगे। आप क्या कह रहे हैं भाई? आप होशियार कर रहे हैं उनको? आपका तो काम था जाके सीधा सा अटैक करते और बताते टीवी पे आके, देखिए ये हमने छापा मारा और ये हमने पकड़ा। आप बार बार ये अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा मोहसिन काज़मी साहब, आप हो जाएगी, इससे अरबों रुपए लोग जो मैं फिर जब भी कहती हूँ ना कि जनाब फौज के खिलाफ अचानक से फोर्सेस के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ बात जो ना मुंह फाड़ के सब लोग कर देते हैं और बड़े मजे से बात कर देते हैं। आप ये मुझे बताते कितने सियासतदान हैं और कितने हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो आके मैदान में जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत भी रखते हो? ये मुझे कोई ये बता दे। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि माहौल और ये सब चीजें कि जनाब यहाँ पे पैदा नहीं होती, ये डिफेंस में ये घर पकड़ा गया है जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी के जरिए से एक बाहर मुल्क का जोड़ा जो है वो यहाँ पे उगा रहा था पूरी टेक्नोलॉजी के साथ। डिफेंस के बाग में अपने घर के जो उनका वो होता है गार्डन होता है वहां पे उगाया जा रहा था, छापा मारा गया।
और कराची पुलिस का तो हाल ये है कि एजेंसी को मेरा ख्याल है कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज ये लोग सिखा रहे होते हैं, बड़े काबिल लोग मौजूद हैं, सब पता होता है कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। क्या नहीं पता चल सकता कि किस तरह से इस चीज को रोका जाए? मैं वही बात करती हूँ, डरे उस वक्त से जब आपके घर में ही बीमारी आएगी। आपके घर में जिस दिन बीमारी आई ना, तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। बहरहाल आगे चलते हैं। आसिफ बाजवा साहब ने मुझे ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। आसिफ बाजवा साहब, पहले तो ये बताइएगा कि एक बात तो जनाब पीटीआई की हो रही है कि पीटीआई के अंदर अख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब की अपनी एक लीडरशिप है जो लोगों से उनके एक वोट बैंक भी मौजूद है, एक आम आदमी भी उनके लिए बोलता है। दूसरी तरफ ये परसेप्शन भी सामने आ रहा है कि आपके बानी का वो इमेज नहीं रहा या वो फॉलोशिप नहीं रही जो पहले थी। कुछ वाकयात अच्छा नहीं लगता हम अभी टीवी स्क्रीन पे बात करें, लेकिन ऐसे हुए हैं कि जैसे पता चला कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत में कमी आ रही है। पहले इस पे कमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, मैं अर्ज कर दूं कि जो आपने बात की कि पीटीआई की मुतल्लक और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बाहर, बात यह है कि दोनों की अलग शख्सियत है। मसलन थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, जो फाउंडर पीटीआई हैं वो कहते थे कि हम सिर्फ नए लोगों को साथ लेके चलेंगे और जो लोग पॉलिटिकल वर्कर होंगे उनको साथ लेके चलेंगे। फिर उन्होंने कई इलेक्शन लड़े और कभी एक और कभी दो, कभी एक कभी दो, ये सीटें रहते रहे। जब उन्होंने, जिनको आज बहुत जोम है इस बात का, जब उन्होंने उन लोगों को जिनको सियासत की जुबान में जो वो कहते हैं ना कि इलेक्टेबल्स हैं, जब उन्होंने अपने साथ इलेक्टेबल्स को शामिल किया, जो लोग कभी पीपल्स पार्टी में थे, जो लोग कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे, कभी जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में थे, और कभी कुछ लोग जमीयत उलमा इस्लाम में थे, जमीयत उलमा पाकिस्तान में थे, जमायत इस्लामी में थे, जो इलेक्टेबल्स थे, इन्होंने उन लोगों को लिया तो फिर ये इक्तदार इनको दिया गया। अब मैं इस तरफ आता हूं कि आज भी उनको जोम है कि मेरी बड़ी फॉलोइंग है, लोग भी ये समझते हैं कि वो बड़े पीक पे हैं, नुक्ताए रूज पे हैं। कह रहे हैं जेल में बैठे हुए वो कह रहे हैं कि मेरी फॉलोशिप कितनी है और मेरे पास अवाम की ताकत। देखे ना, अगर इनकी फॉलोशिप थी तो ये फिर इनको इलेक्टेबल्स लेने की साथ क्या जरूरत थी? सर वो तो गुजर गया, माजी था सर, वो गुजर गया वो वक्त। आज की बात है। आज अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर उनका कोई वोट बैंक कायम नहीं, वो कमजोर हुआ है या उनकी फॉलोइंग जो है वो उनको छोड़ के चली गई है, मैं आपको अर्ज कर दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो वोटर थे, वो जो सपोर्टर थे, जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके फैन थे, उनमें से कोई आदमी उनको छोड़ के नहीं गया। मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा। देखें, जब इब्तला का दौर आया 2018 के बाद, तो मियां नवाज शरीफ के किसी साथी ने उनको छोड़ा नहीं। आसिफ बाजवा साहब, आप कितने अरसे से हैं जमात में? मैं तो शुरू से ही हूँ जी। मैं तो सर, आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं कि आपके जो साथी हैं वो क्या इस बात पे इख्तलाफ नहीं करते कि वो अपना लीडर और वजीर आजम की कुर्सी पे सिर्फ नवाज शरीफ साहब को देखना चाहते थे, वो किसी और को नहीं देखना चाहते थे, और आज वो नवाज शरीफ साहब की वजह से आपके अगर कितने ही लोग ऐसे हैं जो पीछे हटे हैं क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं? देखें, इस बात से मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आपने ये कहा कि लोग उनको ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, लोग उनको ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते थे, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। इस बात का मरियम बीबी को भी पता है, इस बात का मियां शहबाज शरीफ को भी पता है, इस बात का हमारे जो दीगर लीडरशिप है, हमारी जो टॉप क्लास है, उन सबको पता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मियां नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से लोग मुस्लिम लीग नून को वोट मियां नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर ना बनने की वजह से उनको छोड़ गए हैं, ये बात से मैं इख्तलाफ करता हूं। उनका वोटर आज भी वहां पर खड़ा है। लेकिन एक ये जो कंपैरिजन मैंने पेश किया है, आप उस पार्टी की बात करें, आप जो फाउंडर पीटीआई हैं उनकी बात करें, आज भी वो अगर उन लोगों को छोड़ दें जो इलेक्टेबल्स थे, जो पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, जो पहले पीएमएलएन का हिस्सा थे, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं
कि उनकी जो रेशो है वोट मिलने की वो आसिफ बाजवा साहब, आप हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं। मैं बड़ा सच बोलना चाहती हूँ आपसे। मैं फॉर्म 45, 47 को छोड़ दें, मैं नहीं मानती इसको, मैं थोड़ी देर के लिए बात ही नहीं करते। लेकिन मुझे बताएं कि अगर आपको वोट मिले तो आपकी पार्टी में ऐसा कौन सा रहनुमा था जिसकी वजह से आपको वोट मिले? क्या आपको वोट नवाज शरीफ साहब की वजह से नहीं मिले थे? और क्या ये फैसला गलत नहीं है कि जनाब कोई और उनकी जगह पे आ गया, लोग नवाज शरीफ साहब को देखना चाहते थे? वोट तो अभी भी आपको नवाज शरीफ साहब की वजह से मिला था। हाँ, आज भी वोट मिला है, इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ वजह से वोट मिला है। और जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से वोट नहीं मिलता, मेरी जाती कोई काविश होती है, तो वो चौधरी निसार साहब उनको देख लें, आज मिफ्ता इस्माइल को देख लें, आज आप शाह खकान अब्बासी को देख लें, आज महताब अब्बासी साहब को देख लें, आज जो लोग केपीएम में छोड़ के गए, पंजाब में छोड़ के गए, आज वो कहाँ है? तो मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब को ही अवाम देखना चाहती है। जब उनके इल्म में ये बात आई कि मियां नवाज शरीफ साहब की बजाय किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो हमारा वोटर डिस्टर्ब जरूर हुआ है, लेकिन उसने मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ा नहीं है। मेरे बात करने का यही मकसद है, उन्होंने छोड़ा नहीं है। आज भी वो स्टिल स्टैंड करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के फॉलोअर्स उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। और आज भी वो ये लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। ठीक है सर, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जिन लोगों को हार्ट फीलिंग हुई है इस डिसीजन के बाद आपकी पार्टी पे, उसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सिनेरियो कुछ ये नजर आ रहा है कि आपकी पार्टी सिर्फ पंजाब तक बल्कि फेडरल तक भी मैं कहूं तो महदूद होकर रह गई है। पंजाब की परफॉर्मेंस का भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते, जाहिर सी बात अभी नई गवर्नमेंट है, अभी काम करने देना चाहिए, 1-2 साल बाद देखना चाहिए किस तरह से काम हो रहा है। तो अभी तो यही परसेप्शन आ रहा है कि आप सिर्फ फेडरल तक महदूद होकर रह गए। देखें, बात यह है, आप थोड़ा सा जब आप देखें, आपकी बड़ी गहरी नजर होती है, आप बड़े जो है ना वो बाखबर साफी हैं। मैं इस सिलसिले में आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा, आप देखें ये दुनिया, ये पाकिस्तान, ये अरूजो जवाल की कहानियों से भरा पड़ा है। एक वक्त था जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब के फॉलोअर्स थे और वो कहते थे कि वो किसी खंबे को भी टिकट दे दें तो वो भी जीत जाता है, और ऐसा हुआ। आपके आज भी फॉलोअर्स हैं, उनको जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, देखें आज फर्क तो बहुत पड़ा है ना। मियां जुल्फकार अली भुट्टो के जाने से, बेनजीर भुट्टो के जाने से बहुत फर्क पड़ा है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की जमात नहीं है, सिर्फ अंदरून सिंध की, देही सिंध की जमात रह गई है। कराची में और हैदराबाद में भी वो कमजोर पड़ गए हैं। ये बात हम मानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब 92 में जब आए, तो उससे पहले, उसके बाद जब आए 98 में, तो वो 2/3 अक्सरियत से आए थे। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत नहीं मिली। अब आज हमें सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली। आज हम कोलिशन गवर्नमेंट बनाए हुए हैं, आज हम इंडिपेंडेंट नहीं है। आज देखें, अगर मरियम बीबी ने रिलीफ दिया है तो सिंध से चीफ मिनिस्टर सिंध और उनके जो साथी हैं जो रोजाना टॉक शोज पे बैठते हैं, वो कैसी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और जब उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, तो जब उनको जवाब आया है, तो फिर आज वो टीवी टॉक शोज में बैठ के कह रहे हैं कि मरियम बीबी का जवाब सख्त था। लेकिन उन्होंने इस बात को भी एडमिट किया है कि चीफ मिनिस्टर सिंध के अल्फाज जो थे उनका चुनाव दुरुस्त नहीं था। तो मेरे कहने का मकसद ये है, मैं एक और बात आपको बताऊं, दुनिया में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंस है। इंडिया की पॉलिटिक्स में भी और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी डिफरेंस है। मैं आपको ये अर्ज करूं, मैं ये समझता हूं कि जब बेनजीर भुट्टो ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो जमहूरियत का क्या नाम उसका, मुझे मेरे ज़हन से लफ्ज उखड़ रहे हैं, मिसाके जमहूरियत किया था, मिसाके जमहूरियत जो किया था वो एक बेहतरीन फैसला था। और उसकी वजह से फायदा हुआ फिर सर, आपको भी पता है किसी ने कहा था कि सहीफा थोड़ी है। पाकिस्तान में बहुत फायदा हुआ, और पाकिस्तान में उसी मिसाके जमहूरियत की वजह से पाकिस्तान की हर असेंबली आज पाकिस्तान 5 साल का टेन्योर पूरा करती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा करते हैं या नहीं करते। इसलिए मैं आज भी ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां तक महदूद हो गई है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज भी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भी किसी और जमात का कोई मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं है।
केपी में वो खड़े बैठे हैं, सिंध में वो बैठे हैं, बलोचिस्तान में जॉइंट वेंचर्स है, हमेशा से ही वहां पे ये रहा है कि 3, 4, 5 जमातों के इत्तेहाद से गवर्नमेंट बनती है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं दबांगे दोहल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर मियां नजरी साहब आज खुद तो हमारा वोटर, हमारा जो है उसमें एक नया ही जज्बा था। सर मुझे फिर ये समझ नहीं आता कि 2/3 मेजोरिटी पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मिली है और किसी को भी नहीं मिली। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर यही सिनेरियो है कि एक पार्टी लीडर पे फाशिज्म का जो है वो टैग लगा हुआ है, दूसरे का आप कहते हैं कि पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तीसरी जमात आप कहते हैं कि जनाब सिंध तक महदूद होकर रह गई है, तो फिर हम इतना कौम का बजट जाया करके, मैं मानती हूँ जमहूरियत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को संभालेगा कौन? आज अगर ये मामलात हैं, चाहे फैज हमीद वाले मामलात हैं, बजट के मामलात हैं, बजट के मामलात में IMF के मामले में आप पीछे हट गए, आप मजबूर हैं। फैज हमीद वाले मामले में आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी, जाहिर सी बात है वो फौज का इंटरनल मामला है, लेकिन सिर्फ आप ये बात करेंगे लिंक किस तरह से बन सकता है उस पर तवज्जो दी जा रही है कि 9 मई वाले मामले में। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने बड़े बड़े जो कौम के मामलात हैं उसमें मुस्लिम लीग नून खुद कहाँ है, एक हुकूमत खुद है कहाँ, नजर क्यों नहीं आ रही? देखें, बात यह है कि देखें मियां शहबाज शरीफ साहब ने कई दफा ये बात की है कि हमें सख्त फैसले करने पड़े हैं। सख्त फैसले करने का मकसद ये है कि वो फैसले हमने किए हैं जो अवाम में मकबूलियत खो रहे हैं, जो हमारी मकबूलियत पे असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि हमने मईशत को बचाया है, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है, हमने पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से ना बचाते तो आज पाकिस्तान कहीं और खड़ा होता, आज हमारे हालात कहीं और होते। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग इसलिए आपको नजर नहीं आ रही कि इनकी 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है, हमारी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली कुछ ऐसे फैसले नहीं कर सकते जो हमारी दूसरी जमातों को काबिल कबूल ना हो। आई मीन टू से अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर हम कोई देखें, स्टील मिल जो है अरबों खरबों डॉलर जो है, अरबों खरबों रुपए जो है वो मकरूज है, लेकिन हम मजबूर हो गए कि हमने कहा कि ठीक है हम इसको प्राइवेटाइज नहीं करते, सिंध गवर्नमेंट जो है इसको ओन कर ले। उन्होंने कहा कि हम इसको बेचने नहीं देंगे, मुलाजमीन खत्म हो जाएंगे, उनका लॉसेज होंगे, तो देखें एक मजबूरी थी। इसी तरीके से वो उनका रवैया ये है कि पाकिस्तान में किसी भी इदारे को चाहे वो जितनी मर्जी लॉस में हो उसको प्राइवेटाइज ना किया जाए। हालांकि पूरी दुनिया में जो इदारे हैं इस तरह के नुकसान वाले, उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और जो मेरा ख्याल है कि आसिफ बाजवा साहब, मैं बहुत एग्री करती हूँ आपकी बात पे, आपने बहुत मंतकी बात की है। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मोहसिन काजवी साहब आपकी तरफ आते हैं। मेरा एक वही बात है कि एक यंगस्टर की नुमाइंदगी भी करते हुए मेरा सवाल ये रोज होता है, जब किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है, हम कब तक मामलात को ऐसे चलाएंगे? फिर DGISI जो ISPR ने 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कॉन्फ्रेंस कही थी, उसमें यही मुद्दा था कि 24 करोड़ आपकी आवाम है, 12 करोड़ का जो है रजिस्टर्ड वोट है, उसमें से भी आपकी तनासुब वोटिंग का कितना है? जमहूरियत कहाँ है? किस तरह से हम किसी पार्टी को, कौन सा वैक्यूम ये जो क्रिएट हुआ है, इस वैक्यूम को कैसे खत्म करेंगे? अच्छा, जो इसका हाल है उस पर तो कोई जाने को तैयार नहीं है। 8 फरवरी को जो आपने इलेक्शन कराए, जो रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट पे आप हुकूमत बनाइए। आप क्यों टर्बुलेंट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? आप 370 केसेस पड़े हुए हैं, उसमें से 25 केसेस को डील किया गया। इनकी मुद्दत होती है टर्ब्यूनल की कितनी, 180 दिन। उसको पहले 120 दिन थी, इन्हीं ने अमेंडमेंट की कानून के अंदर ला के इलेक्शन के, उसको 180 दिन कर दिया। 180 दिन गुजरने वाले हैं अभी आपके, लेकिन आप उसमें रुकावटें डाल। भाई ट्रिब्यूनल जो भी फैसला करे, 47 वालों का करे, 45 वालों करें, आप पार्लियामेंट को मजबूत करें। आप इस वक्त बैठ के पार्लियामेंट के अंदर ऐसे कानून बनाएं जो मुश्तरका हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर सिविलियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, और बोलने और लिखने की आज़ादी होनी चाहिए। ये तो ऐसे पॉइंट से आप पार्लियामेंट में बैठ के इसका बिल पेश करें। और सबसे
साइन कराएं, पीटीआई भी साइन करेगी उसके अंदर। ये क्यों नहीं आप इस वक्त कर रहे हैं बैठ के? दूसरी ये कि आइंदा इलेक्शन होने की तैयारी भी हो रही है, होगा आज नहीं तो कल होगा इलेक्शन आप होगा। प्रेडिक्शन कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ इलेक्शन की आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि नहीं? मैं अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि मैं चाहता क्या हूं उसके अंदर। इलेक्शन के अंदर बहुत खामियां हैं, उसको आप अभी दूर कर दीजिए भाई। बस खामी ये है, पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर जो है 175 पार्टियां हैं, अमेरिका में 175 पार्टियां नहीं है। कभी भी इलेक्शन होगा तो जब तक 2 पार्टियां नहीं मिलेंगी हुकूमत नहीं बनेगी। ये है पाकिस्तान की तारीख। आपने अभी आपने अपने तबसरे में कहा था पीएमएल को एक दफा 2/3 मेजोरिटी मिल चुकी है, वो गलती अब दोबारा नहीं होगी ना, उससे पहले वो गलती थी। हाँ चले, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, वरना मैं इस पे तबसरा करती मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।